उम्मीद है कि जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं वो जो हमारा 12th का पहला लेसन है जिसका नाम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स है उसमें काफी हद तक एक्सपर्ट हो गए होंगे और उसके काफी क्वेश्चन के दांव पेच सीख गए होंगे और जो थोड़े दांव पेच बचे हैं वो आज अब पूरे होने वाले हैं क्योंकि आज एब्सोल्युटली दिस इज लास्ट लेक्चर फॉर दिस लेसन। इस लेसन का लास्ट लेक्चर है और जो बच्चे हमारे डायरेक्ट कनेक्ट हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हैं उनको हम पीडीएफ भेज चुके हैं इस लेसन की। उस पीडीएफ में कंप्लीट कंटेंट है बोर्ड और नीट दोनों का। और बोर्ड के लिए हमने क्या किया है जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करके डाला हुआ है वो भी आपको पढ़ने हैं। प्लस अब अगला इस लेसन के बाद हम इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा टिपिकल हैं वो मंडे क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि हमारा बोर्ड और नीट दोनों का कॉम्बिनेशन पूरा हो जाए। और ये हर लेसन में ऐसे चलेगा, हर लेसन के आपको लेक्चर मिलेंगे, उसका पीडीएफ कंटेंट मिलेगा, उसके बोर्ड और नीट दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर बचता ही क्या है? तो बचता है एक काम आपका जो आपको उसे पढ़ना है, रिवाइज करना है, मेहनत करनी है। तो फिर वही बात कि ये सिलेक्शन जो ऐसे होता है, ये हाथ मेरा है या आपका है, जब ऐसे मिलता है तो ये हाथ नहीं मुक्का बन जाता है और मुक्का बनने के बाद सिलेक्शन हो जाता है। तो हम इस लेसन का जो आगे का पार्ट रिमेनिंग थोड़ा बचा हुआ है उसको पूरा कर रहे हैं। और ये आपको पता ही है कि हम जो टॉपिक हमने छोड़ा था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज। ये आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके 3 फेज 3 इवेंट मैंने बताए थे। पहला इवेंट था प्री फर्टिलाइजेशन, उसमें 2 इवेंट होती हैं जिसमें एक का नाम है क्या? एक का नाम है गैमेटोजेनेसिस। उसमें गैमेट बने थे और गैमेट बनने के बाद गैमेट ट्रांसफर हुए और ट्रांसफर कहाँ हुए? जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है। तो गैमेट ट्रांसफर हमेशा फर्टिलाइजेशन साइट पर होते हैं और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटर दोनों हो सकता है। जिसमें एक्सटर्नल है उनका एग्जाम्पल, इंटरनल उसका एग्जाम्पल। क्या उसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये हम पहले लेक्चर में पूरी तरह डिस्कस कर चुके और वो आपकी जो पीडीएफ शीट है उसमें पूरा क्लियर है। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें जाइगोट बनता है। रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट और जाइगोट डिप्लॉयड होता है। जाइगोट नेवर इज हैप्लॉयड, डिप्लॉयड होता है और इट इज कॉल्ड फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ। जाइगोट बनने के बाद ही डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और इसलिए हम जाइगोट को फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब यहां पर जाइगोट बन गया, यहां पर कुछ कंट्रास्टिंग डिफरेंसेस हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक जाइगोट है, एक जूस्पोर है। क्योंकि बोर्ड में तो इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो बोर्ड क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच में नहीं आता, बिल्कुल आता है। अब मैं बात करूंगा ये जाइगोट बन गया, जाइगोट, ये जाइगोट बना, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है और एक जूस्पोर है। ये भी हम पढ़ चुके, जूस्पोर आपको याद आ रहा होगा। जूस्पोर वो स्पोर इसमें फ्लैजिला होते हैं, वो स्विमिंग करता है, वो अपनी जगह दूसरे में जा सकता है। अब मुझे क्या बात करनी है, अगर मैं डिस्कस करूं कि जाइगोट और जूस्पोर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं तो आप ये जान लें जाइगोट जो है ये हमेशा नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है और ये मोटाइल होता है। जूस्पोर जाइगोट में डज नॉट शो डिस्प्लेसमेंट, ये अपने आप दूसरी जगह नहीं जा सकता। और जूस्पोर क्योंकि उसमें स्पोर है वो स्विमिंग करके दूसरी जगह जा सकता है, इसलिए शोज डिस्प्लेसमेंट, ये अपनी जगह से दूसरी जगह जाता है और ये डिस्पर्सल करता है। ये डिस्पर्सल नहीं करता और ये डिस्पर्सल करता है। और इस डिस्पर्सल का मकसद ये है, देखिए जूस्पोर काफी बड़े नंबर में बनते हैं, दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर। अगर सभी जूस्पोर एक ही साथ आगे फर्दर डेवलपमेंट करेंगे तो फिर कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो रिसोर्सेज जो हैं
वो सबके लिए प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होंगे और उससे उनका डेथ रेट जो मॉर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो उससे बचने के लिए ये डिस्प्लेसमेंट करते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं और ऐसी जगह को अपने लिए सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं जहां पर इनके कंडीशन सुटेबल हो और कॉम्पिटिशन मिनिमम हो। तो ज़ूस्पोर एक जगह दूसरे जा सकता है, जबकि जाइगोट ऐसा नहीं करता। जाइगोट में फ्लैजिला नहीं होते, नो फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला नहीं है। और ये तो आपने पढ़ा पहले, हैज फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला होते हैं और इन्हीं फ्लैजिला से ये स्विमिंग करता है, इन्हीं फ्लैजिला से ये अपना डिस्पर्सल करता है। तो डिस्पर्सल में बार बार बोल रहा हूं, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि एक स्पीशीज मल्टीपल जाइगोट बना रही है, एक स्पीशीज मल्टीपल ज़ूस्पोर बना रही है। अब उसने कहा एक ने 100 जाइगोट बनाए, एक ने 100 ज़ूस्पोर बनाए, तो इनमें कॉम्पिटिशन लेवल बराबर होगा, कम ज्यादा होगा, किसमें नहीं होगा। तो जो ज़ूस्पोर बना रही है उसमें कॉम्पिटिशन इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि उसके ज़ूस्पोर डिस्पर्स हो जाएंगे, और जो जाइगोट बना रही है वो वहीं पर रहेंगे, इसलिए वहां पर कॉम्पिटिशन ज्यादा रहेगा। तो ये डिस्पर्सल जो है वो कॉम्पिटिशन बचने के लिए है और अपना जो एरिया है उसे एक्सपेंड करना है। अगर ज़ूस्पोर है तो वो पूरे पॉन्ड में फैल सकता है, पूरे वाटर सोर्स में फैल सकता है, तो इससे उसका एरिया हैबिटेट एक्सपेंड होती है। और डिफरेंस क्या है, देखिए ये डिस्पर्सल नहीं करता, वो तो पॉन्ड आ गया, और हमेशा जो जाइगोट है ये उस सब स्पीशीज बनता है, उन सभी स्पीशीज बनता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, प्रोड्यूस इन और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज। इसके एग्जांपल सभी हो गए, वे सभी स्पीशीज हैं रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज। तो जितनी भी स्पीशीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही हैं उन सब में जाइगोट बनना कंपलसरी है। ऐसा हो नहीं सकता कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो और जाइगोट ना बने। लेकिन जो ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन है वो सभी में नहीं होती। इसके जो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो एल्गी हैं, वो ब्रायोफाइट्स हैं, और यहां पर कुछ प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्ट। तो इनमें ज़ूस्पोर बनता है और ये ज़ूस्पोर अपनी जगह दूसरी जगह चला जाता है। ये डिफरेंस किसमें हुए, जाइगोट में, और दूसरा किसमें, एल्गी, प्रोटिस्ट। और देखिए कुछ एक्वेटिक फंजाई भी हैं, जैसे सैप्रोलैग्निया है, वो पानी में रहते हैं, उन्हीं में बनेगा। ऐसे ही कुछ ब्रायोफाइट एक्वेटिक हैं, जैसे रिक्शा फ्लूटेंस, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैसे रिक्शा फ्लूटेंस है, उसमें ज़ूस्पोर बनते हैं। हालांकि जो ब्रायोफाइट के मेल गैमेट हैं, एंथ्रोजोइड हैं, उनमें फ्लैजिला होता है, पर वो जाइगोट बनाने के लिए है, वो ज़ूस्पोर का पार्ट नहीं है। तो ये डिफरेंस हमारे हुए जाइगोट और ज़ूस्पोर में। अब ये भी हमें क्लियर हो गया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस जाइगोट और ज़ूस्पोर का होता है। अब जो कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जो एसेक्सुअल भी कर रही हैं और सेक्सुअल भी कर रही हैं, और हो सकता है कि एसेक्सुअली वो ज़ूस्पोर बनाए। एल्गी में ऐसा होता है, कुछ एल्गी में ऐसा होता है कि वहां जाइगोट भी बनता है और ज़ूस्पोर भी बनते हैं। ज़ूस्पोर बनने के लिए जो स्ट्रक्चर उनमें प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजियम, दैट वी कॉल ज़ूस्पोरेंजियम। क्लियर? तो ज़ूस्पोर, जाइगोस्पोर, ये हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाइगोट है और ये जाइगोस्पोर है। जाइगोस्पोर, इसमें क्या डिफरेंस है? अभी आप इस बात को बहुत से समझें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहली बार, अभी भी भले आ गया और फिर भी आ सकता है, कि जो फंजाई हैं, एल्गी हैं, जब कंडीशंस इनके लिए सुटेबल होती हैं, फेवरेबल होती हैं, तो उस टाइम ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं
उसका नाम है एसेक्सुअल। क्या क्लियर हुआ कि अंडर फेवरेबल कंडीशन फंजाई एंड एल्गी मेनली परफॉर्म asexual reproduction टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। वो जू स्पोर भी हो सकते हैं, वो एप्पल स्पोर भी हो सकते हैं, हिप्नो स्पोर भी हो सकते हैं, पुरीडिया भी हो सकते हैं। लेकिन जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो उस टाइम दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट वहां भी बनेगा, लेकिन टू पास द अनफेवरेबल कंडीशन ये स्पीसीज अपने जाइगोट के चारों तरफ एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती। क्या बनाएंगी? जाइगोट के चारों तरफ एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाता है, और ये कवरिंग बनने के बाद अब उसके ऊपर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मेनली टेम्परेचर है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो स्ट्रक्चर बनी है इसका नाम होगा जाइगोस्पोर। क्लियर? तो जाइगोट की वो फॉर्म जिसको बनाया जाता है टू पास द अनफेवरेबल कंडीशन। जो कंडीशन अनफेवरेबल है उनको गुजारने के लिए, उनको पास करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनती है वो जाइगोस्पोर है। तो एल्गी और फंजाई अनफेवरेबल कंडीशन में जाइगोस्पोर बना के छोड़ देती हैं, और ये जाइगोस्पोर तब तक इनएक्टिव फॉर्म पड़ा रहेगा जब तक कंडीशन फेवरेबल ना आ जाए। जैसे कंडीशन फेवरेबल आएंगी उसका जो कवरिंग है, प्रोटेक्ट कवरिंग, टूट जाएगा, और फिर वो डिवीजन करके नए मेंबर बनाएगा। और जनरली जाइगोस्पोर में जनरली मियोसिस डिवीजन होता है। जनरली वर्ड यूज कर रहा हूँ, एब्सोल्यूटली में कह रहा हूँ। डिवीजन कौन सा हो? मियोसिस। उससे फिर से हैप्लोस्पोर बनेंगे, उनका जर्मिनेशन होगा और कंप्लीट थैलस बन जाएगा एल्गी का और फंजाई। तो काफी हद तक क्लियर हो गया कि जाइगोट और जाइगोस्पोर में क्या डिफरेंस है, और एल्गी और फंजाई कैसे अपने आप को बचाते हैं एडवर्स कंडीशन में, और क्यों वो एडवर्स कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि जाइगोट बना के उसी जाइगोस्पोर में ट्रांसफॉर्म करके छोड़ देते हैं, और वो जाइगोस्पोर जो एनवायरमेंटिक अनफेवरेबल कंडीशन है उनको लंबे टाइम तक टॉलरेट कर लेता है। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस मैं क्लियर कर दूं, आपको और कर दूं। तो देखिए, ये जो जाइगोट बनेगा ये तो सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज बनेगा। तो प्रेडिफॉर्म इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, ठीक है। लेकिन जो जाइगोस्पोर है ये मेनली बनता है इन एल्गी एंड फंजाई, सब में नहीं बनता। ये एल्गी और फंजाई मेनली बनता है, और इसका बनाने का मकसद जो है, जो कंडीशन अनफेवरेबल है उनको पास करना है, उनसे बचना है। मैं आगे लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं बेचारे जो रेनी सीजन के बिगनिंग में ग्रो करते हैं, क्योंकि ना वो गर्मी बर्दाश्त कर सकते ना वो सर्दी बर्दाश्त कर सकते, वे केवल रेनी सीजन उनके लिए फेवरेबल होता है, और रेनी सीजन में शुरुआत में ग्रो हो जाते हैं। आप भी देखते होंगे कि बरसात में हर जगह हरा भरा दिखाई देता है, कहीं हर जगह आपको ग्रास या डिफरेंट टाइप के प्लांट ग्रो कर जाते हैं, और जैसे बरसात खत्म हो जाती है, सर्दियां शुरू होती हैं, वो सूख साख के फिर गंदे लगने लगते हैं कि खत्म हो गए। अब वो अगले साल कहाँ से आएंगे? बिल्कुल उनका भी पैटर्न ऐसा ही है, जैसे एल्गी और फंजाई जाइगोस्पोर बना रही हैं, ऐसे ये प्लांट इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन ग्रो करते हैं, 1-1.5 महीना अपनी ग्रोथ करते हैं, वेजिटेटिव फेज पूरी करते हैं, फिर रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्लावर बनाते हैं, फ्रूट और सीड बनाते हैं, और सीड बना के छोड़ देते हैं, पड़े रहते हैं ऐसे। अब वो उनके जो सीड हैं वो जो बाहर की जो कंडीशन है टेम्परेचर की उसे सहन कर लेते हैं,
और वो सर्दी गर्मी में पड़े रहेंगे इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे दोबारा फिर से रेनी सीजन आएगा तो उनमें जर्मिनेशन होगा और फिर वो प्लांट ग्रो कर जाएंगे। तो इसलिए बरसात शुरू में बहुत सारे नए प्लांट ग्रो कर जाते हैं, और ये वही प्लांट हैं जो बेचारे सीड बना के विंटर और समर को पास करते हैं। उनकी जो वेजिटेटिव फॉर्म है, उनका जो प्लांट है, वो उतनी सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कुछ फंजाई और एल्गी जाइगोस्पोर बना के अपने को जो अनफेवरेबल कंडीशन है उससे बचने का काम करते हैं, और ये जाइगोट बनेगा बाय द रिजल्ट फर्टिलाइजेशन। ये किसका रिजल्ट? इट इज रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जब भी जाइगोट बनेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब जो जाइगोस्पोर है इट प्रोड्यूस फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद ही जाइगोस्पोर बन सकता है, प्रोड्यूस फ्रॉम जाइगोट। और होगा क्या, एक जाइगोट के ऊपर थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाएगा और उसकी वजह से वो प्रोटेक्टिव हो जाएगा, और जो जाइगोट है इसके ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल कोई कवरिंग नहीं होता, हैज नो प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये सब सिंपल बातें हैं, समझ में आने के बाद लगता है हम जानते हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं जाइगोस्पोर आपसे पूछता तो आप कहते हैं हाँ सुना सुना तो है, पर अब सुना सुना हो रहा है। एक सुना सुना होता है, एक सुना सुना होता है। और सुना सुना मतलब जब आपको कुछ पता ही ना हो, और सुना सुना जब आपको याद ना आ रहा हो। तो आपने कहीं पढ़ा तो है ये, लेकिन आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है क्योंकि आपने उसको उस तरह से नहीं पढ़ा है जिस तरह से हमसे रेस्पॉन्ड में जब आप में कन्वर्ट कर सके। अब हैज नो प्रोटेक्टिव कवरिंग इस पे नहीं होता, और यहां आपको क्या कहोगे, हैज प्रोटेक्टिव कवरिंग, इस पे प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। और उस कवरिंग की वजह से ही उसके ऊपर टेम्परेचर का या कुछ और फैक्टर जो एडिशनल फैक्टर हो सकते हैं, मॉइस्चर वगैरह का फर्क नहीं पड़ता। अब जो जाइगोट है ये सब में बनेगा, ये तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन जो जाइगोस्पोर है वो केवल एल्गे और फंजाई में मेनली बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जाइगोस्पोर को आप किससे कंपेयर कर सकते हो, तो आप कंपेयर कर सकते हो स्पोरुलेशन से। आपको याद है इसी लेसन के शुरुआत में हमने पढ़ा स्पोरुलेशन, और मैंने कहा था अमीबा या बहुत सारे और प्रोटोजोन, कुछ पैथोजन अपने ऊपर एक सिस्ट बना लेते हैं, सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं, और सिस्ट का बनना एंसिस्टेशन कहलाता है। तो यहाँ तो जाइगोस्पोर बनने के बाद जाइगोट प्रोटेक्ट हो गया, और सिस्ट बनने के बाद वो प्रोटोजोन या वो पैथोजन अपने आप को प्रोटेक्ट कर गया। तो बिल्कुल एंसिस्टेशन से आप इसे कंपेयर कर सकते हो, बस अंतर ये है कि वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है और ये जाइगोट के ऊपर हो रहा है। ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये कंप्लीट उसका एक सेल है, ये उसका टॉक्सिन जो है उसका रिजल्ट है, उसका प्रोडक्ट है। तो एंसिस्टेशन होता है, और जब कंडीशन फेवरेबल आती हैं तो वहां पर वो सिस्ट टूट जाता है, और जो एक्चुअल इंडिविजुअल उसके अंदर पैक है वो फिर से डिवीजन करता है। सिस्ट का टूटना एक्सिस्टेशन कहलाता है, सिस्ट का बनना एंसिस्टेशन, सिस्ट का टूटना एक्सिस्टेशन। ऐसा होता रहता है और बहुत सारे पैटर्न कर रहे हैं, लेकिन एल्गे और फंजाई उसके बजाय जाइगोस्पोर बना रहे हैं, दे फॉर्म जाइगोस्पोर। और जो ये है जाइगोट है, इसमें एक डिफरेंस और कर सकते हो, इसमें फ्लैजिला नहीं होते, हैज नो फ्लैजिला। लेकिन जाइगोस्पोर में फ्लैजिला हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि होंगे, इसमें फ्लैजिला हो सकते हैं, मे हैव फ्लैजिला, कुछ में होते मे हैव फ्लैजिला, ताकि वो भी सुरक्षित जगह चला जाए, मे हैव फ्लैजिला। मैं नहीं कह रहा फ्लैजिला है 100% है, मे लगाया मैंने, फ्लैजिला हो सकते हैं, लेकिन जाइगोट में फ्लैजिला नहीं हो सकते। अब एक क्वेश्चन का जवाब आपसे चाहिए। क्वेश्चन ये है कि टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डेसिकेशन, अपने आप को सूखने से बचाने के लिए, ड्राई होने से बचाने के लिए एल्गे और फंजाई
अपनी लाइफ साइकिल में कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जाइगोट है, सिस्ट है, जूस्पोर है या जाइगोस्पोर है? तो आंसर क्या आएगा? जाइगोस्पोर, क्योंकि जाइगोस्पोर के ऊपर जो कवरिंग बना है वो उसे डेसिकेशन से, ड्राई होने से बचाता है और टेम्परेचर से बचाता है और थोड़ा बहुत जो एक्सटर्नल केमिकल चेंजेस हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा डिफरेंस जाइगोट और जाइगोस्पोर में भी हो गया। अब देखिए जो जाइगोस्पोर वर्ड है, जो जाइगोस्पोर वर्ड है इसको हम बेसिकली उनके लिए अप्लाई कर जिनमें सेल वॉल होती है, जिनमें सेल वॉल होती है। मैं नया वर्ड बता रहा हूं आपको। ऐसे ही एनिमल में भी जो जाइगोट बना है उसके ऊपर कुछ स्पीशीज में थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाता है जो उसे प्रोटेक्ट करने काम करता है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम जाइगोस्पोर नहीं कहेंगे। याद रखो, जाइगोस्पोर सेल वॉल वालों के लिए आएगा। अब फंजाई में सेल वॉल है, भले वो काइटिन की बनी हुई है, और हम ये भी जानते हैं कि जो एल्गी हैं उनमें भी सेल वॉल है। लेकिन अगर एनिमल में जाइगोट के ऊपर थिक प्रोटीन कवरिंग बनता है तो उसे बोलते हैं oospore, डबल OSPORE। तो प्लांट में जहां पर जाइगोस्पोर वर्ड यूज होता है, एनिमल में वहीं पर क्या यूज होता है? oospore। तो when zygote of animals, surrounded by a thick protective chitinous covering, thick protective chitinous covering, एक काइटिन का बना हुआ है तो हमने कहा chitinous covering, तो उसको हम कहेंगे oospore। एनिमल में भी जाइगोस्पोर जैसी स्ट्रक्चर बनती है और उसका नाम होता है क्या? दैट इज नेम इज oospore। तो प्लांट में जाइगोस्पोर, एनिमल में oospore वर्ड यूज कर लिया। और अब हम आगे बात करेंगे। आगे की बात क्या है? देखिए, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद डेवलपमेंट होगा। आफ्टर दैट देयर विल बी डेवलपमेंट। एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर आगे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। लेकिन हमें बात करनी है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज हैं उनमें पहले जाइगोट बनता है, फिर उसका डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो से जो ऑर्गेनिज्म है वो बनता है। अब अगर हम ये कहें कि व्हेन डेवलपमेंट अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, गैमेट बन गए, गैमेट तो बने हैं, मेनका गैमेटोजेनेसिस होगा लेकिन उनका फ्यूजन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा। जब विदाउट फर्टिलाइजेशन गैमेट से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। डेवलपमेंट अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो डेवलपमेंट है विदाउट फर्टिलाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं गैमेट नहीं बनेंगे, गैमेट बनेंगे, मेल फीमेल दोनों गैमेट बनेंगे और उनका फ्यूजन नहीं होगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और गैमेट से ही पूरी लाइफ डेवलप हो गई। यहां पर आपको ये भी याद रखना है, जो डेवलपमेंट होगा पार्थेनोजेनेसिस में वो फीमेल गैमेट से होगा, मेल गैमेट से नहीं होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं व्हेन फ्रॉम फीमेल गैमेट एंटायर लाइफ इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ऐसा किसमें होता है? ऐसा हनीबी में होता है। हालांकि हनीबी के साथ साथ कुछ और इंसेक्ट डायप्टेरा ऑर्डर के जिसमें वास्प भी आता है उसमें भी ऐसा होता है, पर हम क्लासिकल एग्जांपल है हनीबी। यहाँ पर हम टर्की बर्ड, जो टर्की बर्ड है इसमें ऐसा होता है।
कि बिना फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो जाता है। और विप टेल लिजार्ड और एफिड, मक्खी है, एफिड भी एक आर्थ्रोपोड है। एफिड्स, जो एफिड है ये इंसेक्ट है और ये प्लांट को बहुत नुकसान करती है एफिड, क्योंकि ये प्लांट का सैक करती है। अब इस प्लांट पे उस प्लांट पे, और प्लांट में वायरल इन्फेक्शन, वायरस को फैलाने में बड़ा रोल प्ले करती है। अब इस प्लांट का सैक शक्ति अब दूसरे प्लांट जाके उसको क्लियर करने के लिए वहां ट्रांसफर कर देगी। तो एफिड एक इंसेक्ट है और इनमें क्या होता है, इनमें होता रहता है क्या कि फीमेल गैमेट से ही पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं और बता दूं, अगर एक वर्ड है अर्हिनोटॉकी, एक है हेलिटॉकी। अभी टॉकी, हम टॉकी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि टॉकी का काफी रनिंग नेम है, एक डॉग को बोलते हैं जनरली हम, लेकिन यहाँ अर्हिनोटॉकी और हेलिटॉकी। अगर डेवलपमेंट होता है किसका, मेल का, डेवलपमेंट ऑफ मेल, अगर डेवलपमेंट ऑफ मेल जो क्या है, अगर फीमेल गैमेट से मेल डेवलप हो रहा है उसे अर्हिनोटॉकी बोलते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल फ्रॉम फीमेल गैमेट, तो फीमेल गैमेट से मेल का बनना क्या कहलाता है, अर्हिनोटॉकी। अब ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फ्रॉम फीमेल गैमेट, तो अगर फीमेल गैमेट से मेल डेवलप हो रहा है तो बोलते हैं अर्हिनोटॉकी, और अगर फीमेल गैमेट से फीमेल डेवलप हो रही है तो बोलते हैं हेलिटॉकी। इसका एग्जाम्पल हनी बी है। हनी बी में ऐसा ही होता है, जो हनी बी है उसमें फीमेल गैमेट से मेल डेवलप होता है, और एफिड्स में, जो भी मक्खी की बात कर रहा हूं मैं, उसमें फीमेल गैमेट से फीमेल का डेवलपमेंट होता है। तो हमें पहले क्लियर हुआ कि जब फीमेल गैमेट से विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। फिर अगर मेल डेवलप हो रहा है तो उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे अर्हिनोटॉकी। फीमेल डेवलप हो रही है तो थैलिटॉकी। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए हनी बी है, टर्की बर्ड है, विप्ट लिजार्ड है, एफिड्स हैं, ये बहुत रनिंग है। एक लंबी लिस्ट है वैसे तो, अगर मैं पूरा खोलूं तो हमें जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे इसमें तो केवल शायद हनी बी और टर्की बर्ड लिखा हुआ है, एफिड और नहीं, लेकिन पता होना चाहिए इनका भी हमें, क्योंकि कॉमन एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर क्लासिकल एग्जाम्पल हनी बी की। अब हनी बी में अब पता है कि दो तरह के इंडिविजुअल है, ऐसा तीन तरह के हम कर सकते हैं। जो हनी बी है उसमें जो फीमेल है वो क्वीन और वर्कर्स होती है, फीमेल दोनों, और जो मेल है उसे हम ड्रोन, दैट इज कॉल्ड ड्रोन, उसे हम ड्रोन बोलते हैं मेल को। तो हनी बी में जो फीमेल बनती है, डेवलपमेंट होता है, वो तो तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो जो हनी बी के एग्स हैं उनसे सीधे ही मेल बन जाएंगे। तो हनी बी को मेल बनाने के लिए पति की जरूरत नहीं है, मेल की जरूरत नहीं है। हनी बी को केवल फीमेल बनाने के लिए मेल की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है। यही रीजन है, जरा ध्यान देखें, अभी कुछ बोल रहा हूं मैं। हनी बी में जो मेल है, हनी बी जो मेल है उसके मम्मी होती है, पापा नहीं होती। लेकिन नाना नानी, ग्रांड पेरेंट्स दोनों होते हैं। हनी बी मेल, क्योंकि वो तो केवल फीमेल से पैदा हो गया, पापा है नहीं। अगर कोई हनी बी मेल अपनी मम्मी से पूछता है मम्मी पापा कौन है, वे चुप हो जाते, आज तक हुआ ही ना कोई, क्योंकि मेल के लिए मुझे पति की जरूरत नहीं है,
फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। अब इससे क्या हुआ, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। देखिए हनी बी, ये हनी बी फीमेल है, यानी क्वीन की बात कर रहा हूं, क्योंकि हनी बी में क्वीन ही फर्टाइल होती है, वही एग बनाती है। और ये 2n है, यानी 2n, इसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं। तो जो हनी बी है फीमेल है, चाहे वो वर्कर हो और चाहे वो क्वीन हो, इट हैज 32 क्रोमोसोम, डिप्लॉयड होती है। और जो हनी बी मेल है, जिसे हम ड्रोन बोलते हैं, ये हैप्लॉइड होता है और इसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं। एक क्वेश्चन और हमें क्लियर हुआ कि हनी बी का जो फीमेल है वो डिप्लॉयड होती है और जो मेल है वो हैप्लॉइड होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसका डेवलपमेंट हुआ पार्थेनोजेनेसिस से, केवल फीमेल गैमेट से, जिसमें केवल एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसलिए जितने भी डेवलपमेंट होंगे पार्थेनोजेनेसिस से, वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे। उनमें क्रोमोसोम का एक ही सेट होगा, n नंबर होगा। और ये भी याद रखिए, पार्थेनोजेनेसिस हमेशा यूनिपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट से डेवलपमेंट हो गया। और हम ये भी कहेंगे कि इसलिए जो यूनिपेरेंटल होने की वजह से पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल है वो हनी बी में या जिसमें पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है उसमें हो रहा होता है, क्योंकि वहां तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही है। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। तो पार्थेनोजेनेसिस यूनिपेरेंटल है। पार्थेनोजेनेसिस में जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल गैमेट से होता है। पार्थेनोजेनेसिस में हमेशा हैप्लॉइड इंडिविजुअल पैदा होते हैं। अब हनी बी में आपको बता रहा था मैं आपको, अब इसमें जो क्या बनेंगे, मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोसाइट में मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोसिस, तो ये बन गए एग्स। और इन सब में 16 क्रोमोसोम हैं क्योंकि हैप्लॉइड बनेंगे। तो फीमेल में जो गैमेट्स बनते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे गैमेट, तो मियोसिस डिवीजन बनेंगे। अब इधर ये मेल है और ये पहले से हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड में याद रखिए मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, तो यहां पर डिवीजन होगा माइटोटिक। और जो गैमेट्स बनेंगे वो माइट डिवीजन वाले बनेंगे और नंबर इनमें 16 ही होगा। ठीक है, बहुत मैं तो नंबर कम दिखा रहा था ताकि तुम्हें समझाना है। अब देखो इधर जो है 6 फीमेल गैमेट हैं, इधर 4 मेल गैमेट हैं। तो इससे क्या होगा, इन 4 का तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, दे विल परफॉर्म फर्टिलाइजेशन होगा। और उस फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज होंगे और उससे डिप्लॉयड सेल्स बनेंगे, ये बने जाइगोट। और 32 क्रोमोसोम हो गए, क्योंकि 16 शाय और 16 शाय और 32 क्रोमोसोम हो गए, ये जाइगोट बन गए, दे आर द जाइगोट। और इनसे फिर डेवलपमेंट को बनेंगी फीमेल। अब जो ये 2 गैमेट बच के फीमेल गैमेट, इनसे क्या होगा, इनसे डेवलपमेंट होगा और बनेंगे मेल। 16 क्रोमोसोम रहेंगे इनमें और मेल का डेवलपमेंट होगा। अब बताओ, इन 4 की ये तो मम्मी हो गई, ये पापा हो गए, और इन दोनों से केवल मम्मी मम्मी है। और जो मम्मी पैदा हुई है वो तो दोनों पेरेंट्स से हुई होगी, भाई फीमेल की दोनों पेरेंट्स चाहिए। तो हनी बी में या आर्हिनोटोकी में फीमेल बनाने के लिए दोनों पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और मेल बनाने के लिए केवल फीमेल पेरेंट्स रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो
फर्टिलाइजेशन से जब भी होगा, फिक्स बिल्कुल, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो आप लिख दो फीमेल बनेंगी, और जब अनफर्टिलाइज होगा तो मेल बनेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको कि भाई पार्थेनोजेनेसिस कैसे होता है। अब विफ्ट टेल लिजार्ड ऐसा एग्जाम्पल है पार्थेनोजेनेसिस का जहां पर मेल है ही नहीं, देयर इज नो मेल, और फीमेल हैप्लॉइड है, और वो डिवीजन करके माइटोटिक एग बने और फिर फीमेल बन गई, एग बनी फीमेल बन गई, तो ये तो पूरी स्पीशीज यूनिपेरेंटल है, यहां पर दूसरा पेरेंट है ही नहीं। तो विफ्ट टेल लिजार्ड में और खास बात हो गई कि वहां फीमेल से फीमेल पैदा होती रहती हैं, वहां पर मेल मेंबर है ही नहीं, वहां पर पति कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई जब पति होगा तो ये होगा, वहां तो है ही नहीं। वो तो कहते बेटा बस तुम बेटी हो तो बस मेरी हो, बनती रहती है। तो विफ्ट टेल लिजार्ड में एक ही सेक्स होता है, और उसका डेवलपमेंट हमेशा किससे हो रहा है, उसका डेवलपमेंट पार्थेनोजेनेटिकल हो रहा है। अब उसे गैमेट कहो या सीधे कहो, पर चूंकि हैप्लॉइड है इसलिए हम उसे गैमेट मान चलेंगे, और वो गैमेट बने माइटोटिक डिवीजन से। तो आपको क्लियर हो गया कि हनी बी में ऐसा क्या है कि जो मेल हैप्लॉइड है और फीमेल डिप्लॉइड है, मेल हैप्लॉइड इसलिए है कि उसका डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फीमेल के जो एग्स हैं उनसे डायरेक्टली मेल का डेवलपमेंट हो रहा है। अब हमें आगे बात करनी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। 2 स्टेप पूरे हो गए हमारे, 2 इवेंट पूरी हो गई, किसमें 2 इवेंट पूरी हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहली इवेंट थी प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा था फर्टिलाइजेशन, और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीज आती हैं। एक तो होता है जो जाइगोट है वो बन चुका पहले ही फर्टिलाइजेशन में, और एक होती है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहां पर क्या होगा, पहले स्टेप में जो जाइगोट है वो ट्रांसफॉर्म जाइगोस्पोर में हो सकता है। ये जाइगोस्पोर सब में तो बनेगा नहीं, लेकिन जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद की इवेंट है। उसमें जाइगोट से जाइगोस्पोर बन सकता है, और किसमें बन रहा है, अब क्लियर है कि एल्गियो फंजाई में कॉमन है। और जो एम्ब्रियोजेनेसिस है ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट या जाइगोस्पोर, जाइगोट और जाइगोस्पोर से जो एम्ब्रियो बनता है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और जो एम्ब्रियो है ये जाइगोट और एडल्ट के बीच का लिंक है, डेवलपमेंट है। तो जाइगोट में चेंजेस चल जाएंगी, जो चेंज हो रही हैं उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, और एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो इज ए लिंक बिटवीन जाइगोट एंड एडल्ट। तो 2 चेंज कब होंगी, ये 2 चेंज होंगी तब जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा। एक तो जाइगोट जाइगोट बन सकता है, और एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो सभी में बनता है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, लेकिन एल्गी में और फंजाई में एम्ब्रियो नहीं बनता। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जाइगोट तो बनेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियो बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिक फीचर नहीं है, जाइगोट बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिक फीचर है, वहां जरूर बनेगा। तो अब ये क्या हुआ, ये 2 इवेंट होंगे। अब हम बात कर रहे हैं, कुछ हम बात करेंगे प्लांट्स की। प्लांट की हम बात करेंगे। देखिए प्लांट में चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो मैंने बताया कि वो एक तो जाइगोट से बदल सकता है, पर वो सब प्लांट की बात नहीं है, वो हम लोअर प्लांट की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो नंबर 1 क्या होगा, जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो।
एक तो ये होगा, बड़ी बहन तो यही है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। अब प्लांट में जो ओवरी है, देखिए जाइगोट जो है, आगे नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे, ये ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, और उसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, वहां पर जाइगोट बना है। तो ये पूरी ओवरी जो है, जिसके अंदर ओव्यूल है, उसके अंदर जाइगोट है एम्ब्रियो सैक के अंदर, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट, और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ओवरी की वॉल है, वॉल ऑफ ओवरी, ये फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी पूरा फल उससे बनता है फ्रूट वॉल में, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, पेरिकार्प। तो वॉल ऑफ ओवरी फ्रूट वॉल बनाएगी, ओव्यूल सीड बनाएंगे, ओवरी से फ्रूट बनेगा, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ये सारी की सारी चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन होंगी। तो हमें क्लियर हो गया कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो उससे ओवरी नहीं बनेगी, ओवरी का डेवलपमेंट नहीं होगा, और अगर डेवलपमेंट ओवरी का नहीं होगा तो हमें फ्रूट नहीं मिलेंगे। वो अलग बात है, फोर्स फ्रूट डेवलप हो जाए विदाउट ओवरी। वापस आके हम थोड़ा आगे बात करेंगे। अब ये तो हो गया। अब देखिए एनिमल में इन डेवलपमेंट को आप याद रखेंगे कि क्या क्या होता है। हालांकि जो सेकंड लेसन है वहां पर हम इससे कई ज्यादा पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ का एक लिमिटेशंस है और वहां पर हमें उसी को पढ़ाना है। अब एनिमल पे आओ, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब डेवलपमेंट होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ और डेवलपमेंट होगा। अब डेवलपमेंट के बेस पर दो तरह के एनिमल हैं। अब मैं बात कर रहा हूं डेवलपमेंट इन एनिमल्स, डेवलपमेंट इन एनिमल्स। एक मैं और आपको बोल दूं, जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं या यूट्यूब पे इसको फॉलो करते हैं, इफ दे वांट पीडीएफ ऑफ दिस लेसन, दे वांट द क्वेश्चन ऑफ द लेसन बोथ कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड लेवल, तो वो याद रखें इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9411666865। अगर आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो फिर मैं आपको इस लेसन का पूरा कंटेंट, स्टडी मटेरियल भी, क्वेश्चंस भी, बोर्ड टाइप, बोर्ड एंड नीट दोनों भेज देंगे। तो 9411666865 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कनेक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट हमें भेज सकते हैं, और आपको लगातार पीडीएफ और बाकी कंटेंट मिलता रहेगा। तो फिर आपका जो एक लाइव क्लास का पर्पज है, ऑनलाइन क्लास का पर्पज पूरा हो जाएगा। देखिए अकेली क्लास, अगर हम क्लास करें और कंटेंट ना पढ़ें तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो थोड़ा वॉश आउट होने लगता है। क्लास के बाद अगर आपके पास उससे बिल्कुल लिंकेज मटेरियल भी है तो फिर वो आपका अपना हो जाता है। और जो कंटेंट है वो बिल्कुल एक उस तरह से डिजाइन किया गया, मैंने खुद तैयार किया है, मैं अपना काम अपने आप ही करता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। हमेशा वो स्टडी मटेरियल अच्छा होता है, किसी का भी हो, मैं नहीं कह रहा किसी को हो, वो अच्छा होता है जो आपके समझ में आ जाए और उसका वो लेवल मेंटेन हो रहा हो जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड। तो ये दो चीज आप याद रखें, अच्छा स्टडी मटेरियल वही है, कहीं से भी लें आप, जिसका आपकी समझ में आए, बहुत वो इस तरह लिखा हुआ कि उल्टा पुल्टा हो, और दूसरा वो एग्जाम से कोरिलेट होता हो। तो ये मोबाइल नंबर की बात हो गई, व्हाट्सएप की बात हो गई, और अब हमारा काम चलता है डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स। डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स। देखिए हम ब्रॉडली दो तरह के एनिमल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। एक हम बोलते हैं ओवीपेरस, ओवीपेरस, दूसरा बोलते हैं वीवीपेरस। देखिए वे एनिमल which lay the eggs outside the body
दे आर कॉल्ड ओविपेरस। जो एनिमल अपने अंडों को बनाकर बाहर छोड़ देते हैं और उनका डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है, बाहर ही होगा, उन्हें बोलते हैं ओविपेरस। तो ये एग लेइंग है, अंडे देने वाले हैं, दे आर एग लेइंग एनिमल्स। और जो बच्चों को बर्थ करते हैं, एग को बाहर नहीं छोड़ते, दे आर कॉल्ड विविपेरस, तो गिव बर्थ टू यंग वंस। ये यंग वंस को बर्थ करते हैं। तो हमें क्लियर हो गया, ये एग लेइंग हैं, ये बच्चों को बर्थ करने वाले हैं। अब आप देखते हो बहुत सारी बर्ड्स, सारी बर्ड्स एग लेइंग अंडे देती हैं। और एक पॉइंट और कर दूं, हाँ क्लियर कहीं आगे करूंगा, जो एग बर्ड्स करती है, हैन करती है, वो अनफर्टिलाइज भी होते हैं, ज्यादातर अनफर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज कब कराते हैं हम, जब हमें उनसे डेवलपमेंट कराना हो। नॉर्मल जो आपके पास एग आते हैं वो अनफर्टिलाइज हैं। ये मैं थर्ड लेसन जाकर उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जरूर नहीं है कि जो आप एग लाए हो उससे डेवलपमेंट हो जाएगा, उसे घर में खुशियां आ जाएंगी, चूजे फिचर फिचर करेंगे, ऐसा नहीं है। अब डेवलपमेंट क्या होगा, यहां पर क्या होगा, डेवलपमेंट एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट एक्सटर्नल बॉडी से बाहर है, और यहां पर डेवलपमेंट इंटरनल है, बॉडी के अंदर होगा। जैसे हमारा डेवलपमेंट मदर के यूटेरस में होता है, ये डेवलपमेंट इंटरनल है। अब जब डेवलपमेंट बॉडी से बाहर होगा तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम तो वो एक्सपोजर रहेगा एनवायरमेंट का, फैक्टर का। तो ओविपेरस एनिमल अपने एग को डेवलपमेंट को एंश्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एग के ऊपर एक कैलकेरियस शेल बनाती है, कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट बनी शेल बनाती है, जैसे हैन एग में आप देखते हो। तो वो शेल जो है वो पोरस होती है, भले आपको ना दिखाई दे, माइनर पोर्स होते हैं, और उनसे गैसियस एक्सचेंज होता रहता है, क्योंकि अंदर लिविंग सेल है, उसके अंदर लिविंग एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उसे ऑक्सीजन चाहिए। तो शेल हैज माइनर पोर्स थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज कंटिन्यू चलता रहता है। आप सोचे एयर कहां से मिल रही होगी, बिल्कुल मिलती है, आना जाना चलता रहता है। अब जो एग के ऊपर कैल्शियस शेल होगी उनको बोलते हैं क्लीडोइक एग। क्या बोलेंगे हम, तो जनरली इनके एग होते हैं क्लीडोइक एग। वे एग विच आर कवर्ड विद कैल्शियम कार्बोनेट शेल, दे आर कॉल्ड क्लीडोइक। और इसका पर्पज होता है, इट्स पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। लेकिन यहां पर फायदा का नुकसान क्या है, देखिए फायदा ये है कि फीमेल ने एग ले कर दिए एंड दैट हैज बिकम फ्री फॉर द नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो जो ओविपेरस होते हैं उनमें ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई की संभावना रहती है, क्योंकि फीमेल का नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि अभी किसी बर्ड ने एग ले किया और वो बेचारी खाना खाने गई, पेड़ पे स्नेक बैठा हुआ चुपचाप खा के बैठ गया, आई मेरे बच्चे कहाँ हैं, गए पेट में। तो यहाँ पर रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि जो ओविपेरिटी है उसमें जो एग्स हैं उसमें उनके फीडिंग के जो एनिमीज हैं वो खा सकते हैं। दूसरा जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो सकता है। हालांकि हर एनिमल का सीजन जो है वो डिसाइड करता है एग लेइंग का कि जो उसके लिए फेवरेबल, पर फिर भी हम कोशिश बना ही सकते हैं, आपका तो होता है। तो ये नुकसान, ये फायदा है। फायदा ये नंबर नेक्स्ट एग लेइंग जल्दी हो जाएगा, और रिस्क ये है कि खाए जाने का रिस्क है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का रिस्क है। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन हुए, इसका कॉमन एग्जाम्पल आप देखते हो रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथीरियन। हालांकि मैमल्स हैं और ये भी एग लेइंग करते हैं, ये भी एग लेइंग करते हैं, और मोस्ट ऑफ आर्थ्रोपोड्स एग लेइंग करते हैं, अंडे बाहर छोड़ते हैं। तो मैं लिख देता हूँ आर्थ्रोपोड जो बड़ा एनिमल है, आर्थ्रोपोड। ये कॉमन एग्जाम्पल में लिखे हैं, सारे लिखे कॉमन एग्जाम्पल हैं। अब आप देखिए जो कॉकरोच है वो भी बाहर अपना
ऊँचा छोड़ देता है, उसमें डेवलपमेंट चलता रहता है, और उसके फीमेल छोड़ा और नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टार्ट, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट कर दिया। विविपेरस वे एनिमल हैं जो सीधे सीधे बच्चों को बर्थ करते हैं, डेवलपमेंट इंटरनल होता है, डेवलपमेंट सेफ है, और यहाँ पर रिस्क नहीं है कि कोई दुश्मन आके उनको खा जाएगा। दे हैव नो रिस्क फॉर दैट, उनमें फीडिंग का रिस्क नहीं है, दे हैव नो रिस्क ऑफ फीडिंग, दुश्मन नहीं खाएगा क्योंकि बॉडी के अंदर है, दे आर इनसाइड द मदर बॉडी। अब ये तो फायदा हो गया, ना तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रहा है और ना ही एनिमीज उसको फीड कर सकते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि फॉर लॉन्गर टाइम फीमेल इज ऑक्युपाइड फॉर द डेवलपमेंट। लंबे टाइम तक फीमेल डेवलपमेंट में ऑक्युपाइड रहती है। जब डेवलपमेंट पूरा नहीं हो जाएगा, उसका बर्थ नहीं हो जाएगा, उसके कुछ टाइम बाद ही वो नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट कर सकती है। इसलिए यहाँ पर नंबर थोड़ा सा स्लोली बढ़ता है, नंबर बहुत चांस नहीं होता। अब आप ह्यूमन में देखो, गाय भैंस में देखो, एक बार बर्थ हुआ और उसमें वो उसका डेवलपमेंट पूरा कराएगी, तो उसको नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पर ये है कि जो नेक्स्ट साइकिल है फीमेल का, इट स्टार्ट आफ्टर लॉन्ग पीरियड, लंबा टाइम उसको लग जाता है। तो हर चीज के प्लस माइनस है, और हमें तो प्लस की बात करनी, माइनस की बात क्यों करें, जहाँ फायदा हम उसकी बात करेंगे। और इस टाइम हमारा फायदा यही है कि हम घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, ना जाना चाहिए, और घर पे बैठे बैठे हम एक पढ़ाई का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। ये कितना अच्छा टाइम आया है। कोरोना के बहुत से नेगेटिव हैं, डर तो है, लेकिन उसके पॉजिटिव भी हैं कि बहुत सारी चीजें रेक्टिफाइड हो गई। हमें समझ में आ गया कि हम घर बैठ के भी अपने टीचर, अपने इंस्टीट्यूट कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं, और वही हमें मिल सकता है जो हमें चाहिए। अब तो विविपेरस क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक और है जो ओविपेरस है। यहाँ पर जब डेवलपमेंट होगा तो उसे न्यूट्रिशन कौन देगा, खाना कौन देगा? देखिए, हर नई सेल बनने के लिए इट हैज नीड ऑफ न्यूट्रिशन, उसे न्यूट्रिशन चाहिए। तो मदर जो ओविपेरस एनिमल हैं वो अपने एग में ही योग डिपॉजिट कर देते हैं ताकि उसका यूज डेवलपमेंट टाइम पे हो सके, और उस योग की वजह से बहुत सारे एग हमारे पेट में जाते हैं, हम उसे हजम कर जाते हैं क्योंकि उससे न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है। जिनमें योग नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं, हम क्यों खाएंगे? तो दे हैव योग, उनमें योग होता है और उसी योग का यूज करके वो अपने एम्ब्रियो डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन विविपेरिटी में मदर लगातार उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है। तो वहां तो एक बार पैक हो गया, वो यूज करना है, और यहाँ पर पूरे डेवलपमेंट में, इंटर डेवलपमेंट में मदर उसे लगातार न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहेगी। ये डिफरेंस है ओविपेरस और विविपेरस में। ओविपेरस लिस्ट आप दिमाग डालो, जो भी बर्ड आपको दिखाई सबके एग्स होंगे, रेप्टाइल में सबके एग्स हैं, और इंसेक्ट में या आर्थ्रोपोड में सबके या मोस्ट ऑफ के एग्स हैं। मैं एक टर्म अलग से और बता रहा हूं आपको, उसको बोलते हैं ओवो विविपेरस। ओवो तो इसका आ गया ओविपेरस का, और विवि इसका आ गया। तो कुछ एनिमल ओवो विविपेरस होते हैं। हमें देखने से लग रहा है कि वो एक बार एग लेइंग करेंगे, एक बार यंग वंश को बर्थ करेंगे, या मर्जी से बर्थ करना है, एग देना डिसाइड करते होंगे, ऐसा नहीं है। ओवोविविपेरस वे एनिमल हैं जो बेसिकली एग बनाते हैं, अंडा बनाया, उसमें योक भी पैक कर दिया, यानी उसका डेवलपमेंट बॉडी से बाहर आराम से हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मदर है उसको रिस्क लगा कि इन एग को बाहर कोई ना कोई खा सकता है, तो उसने सब कुछ कर दिया, बाहर छोड़ने का सारा अरेंजमेंट पूरा कर दिया। लेकिन इस रिस्क बचाने के लिए कि इनको कोई फीड ना कर जाए, उसने उनको अपनी बॉडी के किसी पार्ट में रख दिया, और फिर उसका डेवलपमेंट इंटरनल हो रहा है। तो ओवोविविपेरस में एग प्रॉपर बनता है, ठीक वैसे बनता है जैसे ओविपेरस में होता है, बस वो उसको बॉडी से बाहर नहीं छोड़ती टू प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट। तो इसमें बर्थ होगा बच्चे का ही, यंग वंश बर्थ करेगा। अब आप कहोगे ये तो विविपेरस होना चाहिए, हो जाना चाहिए। डिफरेंस ये है कि विविपेरिटी में मदर लगातार न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और ओविविपेरिटी में उसको वो केवल स्पेस प्रोवाइड करती है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वाइपर स्नेक। ये वाइपर स्नेक
यंग वंश को बर्थ करता है, लगभग 8 से 12 यंग वंश को बर्थ कर सकता है। उसने 8 से 12 एग बनाए थे, उनका डेवलपमेंट इंटरनल था और हमें लगता है कि वो तो विविपेरस होना चाहिए, लेकिन उसने उनको अपने ओविडक्ट में रखा हुआ था और वहां पर डेवलपमेंट हो रहा था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किया। तो बड़ा डिफरेंस क्या आया, यहाँ पर केवल मदर स्पेस प्रोवाइड करती है, यहाँ पर स्पेस और न्यूट्रिशन दोनों प्रोवाइड करती है। तो आई होप ये लेसन पूरा क्लियर हो गया होगा। ये कंप्लीट दी एंड हो रहा है लेसन का, आज लास्ट लेक्चर इसका कंप्लीट हो गया और अब आपका काम शुरू हो गया कि जो आपको पीडीएफ फाइल मिली है उसको पढ़ना है, उसके क्वेश्चन करने हैं और मंडे में हम इसके कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर द डे, सी यू ऑन मंडे।